कि भाई साहब, हमारी स्थिति तो सबसे बदतर है, किस किस को समझाऊं। जो नीति नियंता हैं उनको धरातल की जानकारी नहीं है, और जो धरातल के जानकारी रखने वाले हैं वो नीति नियंता नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक सुसंगठित सुसंगठित है। नेता का फरमान आता है और उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, और उसके बाद आम कार्यकर्ता तक, पन्ना प्रमुख तक एक फरमान से चलते हैं। और उस फरमान में अगर पॉलिटिकल फरमान में कहीं गड़बड़ी होती है तो एक आनुषंगिक संगठन है, जो सांस्कृतिक संगठन जिसको आप कहते हैं आरएसएस, वो संगठन इस डिस्प्यूट को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ जाती है। आप कहां लड़ेंगे? नामुमकिन है आपका लड़ना। अगर आपको लड़ना है तो आपको ऐसे ही सत्यपरक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार का आपको आनुषंगिक संगठन बनाना पड़ेगा। कहां गया कांग्रेस से बादल, जो आपके संगठन को धरातल पे, जमीनी स्तर पे एक नया आयाम दे सके, जो जनता के साथ मिलकर के उनके दुख दर्द को समझते हुए रणनीति बनाए और केंद्रीय नेतृत्व तक भेजे। कुछ नहीं है। देखिए आज के दिन में कांग्रेस और कांग्रेस के बाकी जितनी पार्टियां हैं, सबके सब इंटायर पार्टी, ये सब ठेकेदार की पार्टी है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी ठेकेदार की है। वहां भी ठेकेदार हैं, लेकिन उन्होंने ठेकेदार को अपने पजामा में रखा है, पजामा से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आपके यहां क्या है, वही ठेकेदार पार्टी संगठन में, वही ठेकेदार बाहर भी, तो नहीं चलेगा ना। मैं जानता हूं यहां पर एक से एक व्यक्ति को जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ चाकरी काम करना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। गुड़गांव का एक व्यक्ति है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो जमीन का व्यापारी है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो तख्ती लेकर के एक नेता विशेष के समर्थन में खड़ा हो जाता है। और अब तो हद ये है कि पहले वो प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े होते थे, आजकल वो रॉबर्ट वाड्रा के भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये दुर्गति है इस पार्टी की। दिशाहीन, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन ऐसी पार्टी क्या लड़ेगी चुनाव? तो 22 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नया कालचक्र आज के बाद देश देखेगा, जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका 2029 तक नहीं होने वाली है। कम से कम ये बात तो तय है। अब भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष में है, उनके आनुषंगिक संगठन ही विपक्ष में है, वही सत्ता में है। उन्हीं के लोग उनका विरोध करेंगे तो चलेगा। ये तो रिंग से ही बाहर हो गए हैं, मैदान से ही बाहर हो गए। ये अगर मैदान में कुछ बॉलिंग बैटिंग करते रहते तो लोग समझते कि हाँ कुछ मैच चल रहा है। ये मुकाबला से ही बाहर है, मैदान से ही बाहर है। ये दर्शक की कैटेगरी में आ गए हैं। अब दर्शक बनकर के ये देखते रहें कि नरेंद्र मोदी कितना बढ़िया खेल रहे हैं, या कहां नरेंद्र मोदी आउट होते हैं। वो आउट होने का इंतजार करते हैं। इस इंतजार में 2 टर्म चला गया, तीसरा टर्म तो गया हाथ से, चौथा टर्म का कहना मुश्किल है। तब तक आपका अपना टर्म पूरा हो जाएगा। 55 के बाद 60, फिर 65 भी हो जाएगा, टर्म पूरा। तो जो योजना आपके अंदर आपके कुछ छुटभइये रणनीतिकार की है आपको तबाह करने की, आप उन रणनीतिकार के रणनीति पर चलते रहिए और एक के बाद एक ब्लंडर करते रहिए। पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाकर के ब्लंडर किया, उससे सीख नहीं मिली। अब राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जाकर के मेगा ब्लंडर कर दिया है। अरे भाई, उन पार्टियों का क्या जो अपने प्रदेश में है, अपने प्रदेश के बाहर उनकी एक सीट नहीं आनी है, वो नहीं गए तो उनका क्या स्टेक पे लगा हुआ है? लालू यादव के पास एक एमपी नहीं है, वो नहीं गए तो क्या लेना देना? अरे आपको तो सोचना पड़ेगा ना, आपको तो सोचना पड़ेगा ना कि देश कैसे सोचता है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप संत हैं तो अलग बात है। यही तो मैं कह रहा हूं, या तो संपूर्ण संत बन जाइए या संपूर्ण पॉलिटिकल लीडरशिप लेकर के चलिए। उसमें शाम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा।
सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तेमाल? गुजरात में मुख्यमंत्री कैबिनेट सहित बदल दिया, कठोर निर्णय। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के पहले 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में झोंक दिया और वहां के नेतृत्व को बदल दिया, कठोर निर्णय। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो संभावित नेतृत्व करने वाले थे, बदल दिया, कठोर निर्णय लिया। आपने तेलंगाना में लिया है इस बार, तेलंगाना में, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कर्नाटक में लिया है इस बार, जहां लिया उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन वो सारे निर्णय जो हैं वो एक प्रकार से धूल फाक रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ कठोर भी हैं और एक तरफ संवेदनशील भी हैं, एक तरफ धर्म के ध्वजवाहक भी बने हुए हैं, एक तरफ संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित भी कर रहे हैं। अब बताइए कैसा मुकाबला होगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सभ्यता को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, और खाली प्रतिष्ठापित नहीं किया जा रहा है, आप देखिए कि सच से सीधा मुकाबला है। कैसे मुकाबला है? गाजा और फिलिस्तीन में, इजरायल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। एक तरफ पूरा मध्य एशिया गोले बारूद में फंसा हुआ है, मौत की एक प्रकार खून की नदियां बह रही हैं, दूसरी तरफ भारत में रामधुन चल रहा है, शांति का उद्घोष हो रहा है। आदर्श, राम के आदर्श को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है। जब जब राम की चर्चा होगी तो राम के मर्यादा की चर्चा होगी, उसूलों की चर्चा होगी, सिद्धांत की चर्चा होगी, मानवीय संवेदना की चर्चा होगी, प्रेम की चर्चा होगी, सहिष्णुता की चर्चा होगी, त्याग की चर्चा होगी। ये राम है। राम को जाने बगैर, समझे बगैर, किन मूढ़ों के चक्कर में वहां जाने को आपको किसने रोक दिया? मैं हैरान हूं। अगर ये सिंबल ही है, ये सिंबलिज्म भी है, तब भी आप सही मार्ग पर नहीं है। और अगर सत्य में, सच में आपको राम में यकीन है, तब भी सही मार्ग पर नहीं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति के मानदंडों के कम से कम साथ तो चलिए। राजनीति में अगर आप आदर्श मानदंड बनाते हैं तो उसी पर चलते रहिए, आदर्श पर ही चलते रहिए। नहीं चल पा रहे हैं आदर्श पे। ये आदर्श नहीं है जो आपने किया, ये आदर्श नहीं है। और मैंने आपको कहा कि आपके कार्यकर्ता निराश हैं, और सारे कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि भले ही वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम होता, लेकिन हमारे नेतृत्व को जाना चाहिए था। आज इस मुद्दे पर कम से कम वो हम सामने में तो होते, फिर भी आप हारते, आपको लाभ नहीं होता। लेकिन अभी तो आप रिंग से ही बाहर हैं, बिल्कुल रिंग से बाहर हैं। ठीक है, आपको लगता है, पॉलिटिकल विजडम आपको कहता है कि हम 15% वोट को इंटैक्ट कर पा रहे हैं, करिए, आपको हमारी शुभकामना। 2 चुनाव निकल गया, तीसरा भी निकलेगा। इस ब्लंडर से समूचा विपक्ष को क्या होना है वो तो नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी अब पूरे रिंग से बाहर है, मैदान में मुकाबले से ही बाहर है। मैच का क्या इंतजाम? 22 जनवरी को मैच भी हो गया, एक प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं अभी तो नहीं कहूंगा कि निर्णय हो गया, लेकिन मैच से ऐसा लगता है कि निर्णय के काफी करीब पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, और वो निर्णय है विजय का। भारतीय जनता पार्टी तिबारा आ रही है। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया। ये आप आकलन कीजिए, जनता से रायशुमारी कीजिए, बात कीजिए, समझिए, हर वर्ग से पूछिए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या किया नरेंद्र मोदी ने। इसमें कोई शक नहीं है कि धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भारत की सभ्यता का नया कालचक्र तो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर ही दिया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जितना जल्दी इस बात को स्वीकार कर लें, आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि उस वर्ग ने भी स्वीकार किया है जिसके हितैषी आप बने हुए हैं, वो वर्ग भी कबूल कर रहा है। तो झूठ के नैरेटिव में, असत्य के नैरेटिव में, वो जो कुत्सित साहित्य को जिसने पेश किया था, गलत साक्ष्य जिसने पेश किया था, उनके नैरेटिव में मत आइए। जितना जल्दी होता है सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। मेरे कांग्रेस के आला नेता से
यही अपील है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि जितना जल्दी इस भारत को एक मजबूत, स्वच्छ, पारदर्शी और स्पष्ट दृष्टि वाला विपक्ष दे सकेंगे, भारत के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामना। आशुतोष कन्नत दीजिए नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।